वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में हमने कल देखना शुरू करा था। क्विक रिवीजन सीरीज है पॉलिटी का ये, अगर आपने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करिए। सो इसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे और कल जो हमने जितना कवरअप किया था उसके आगे से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी फैक्ट्स बताए जाएंगे, जो भी आपको बातें राष्ट्रपति से रिलेटेड बताई जाएंगी, उनके अंदर से ही आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो आपको कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इस क्विक रिवीजन सीरीज़ के माध्यम से आप सारी चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। सो आइए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 74(1) की। क्या कहता है ये अनुच्छेद? इसके तहत प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अनुच्छेद 75(1) की बात करें सो इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये कौन करता है? राष्ट्रपति। कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है तो भी वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता अवश्य लेनी होगी। सो ये यहाँ पर मैंडेटरी कंडीशन है। आर्टिकल 75(1) की बात करें तो इसमें क्लियरली ये बात कही गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सो अगर आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के तहत ये बात कही गई है, इसका प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 75(1). इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है और या फिर मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, चाहे उसने चुनाव लड़ा हो या ना लड़ा हो, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको संसद में आना ही होगा, चुनाव लड़के, या फिर वो राज्यसभा के थ्रू में नॉमिनेट होकर भी आ सकता है, बट उसे सांसद होना आवश्यक है 6 महीने के अंदर। आगे बात करें, भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य क्या है कि भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं होगा, मतलब ये अगर राष्ट्रपति है उनके लड़के फिर राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा नहीं होगा, उसको निर्वाचित किया जाएगा। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। सो ये बात मुझे लगता है आपको ऑलरेडी पता भी होगी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि डायरेक्टली पब्लिक जो होती है वो इसके अंदर वोट नहीं करती। इसके बाद आगे बात करें 44वें संविधान संशोधन की, जो कि 1978 में हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक पारंकत जोड़ा गया जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। सो आर्टिकल 74(1) में ये चीज़ जोड़ी गई है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी मसले को मंत्रिपरिषद के लिए भेज सकता है दोबारा, कि आप इस पर फिर से विचार करें, और विचार करने के लिए इसको भेज सकता है। और ये जो संशोधन किया गया, ये जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 का, उसके थ्रू किया गया। आगे बात करें अनुच्छेद 85(2) ख की। सो इसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है। मतलब अपने हिसाब से वो नहीं कर सकता कि जब चाहे तो वो इसको भंग कर दें, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को। सो उसको लोकसभा भंग करने का अधिकार कब है? जब उसको वहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद की बात करें तो उसमें सभी जितने भी मंत्री होते हैं, मतलब कैबिनेट हो गए, राज्य हो गए या फिर उप मंत्री हो गए, वो शामिल होते हैं, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट और यहाँ पर याद रखिएगा कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद हैं। आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं या बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455
इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। परिषद में क्या डिफरेंस है? मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होंगे और जब मंत्रिपरिषद की बात होगी तो उसमें कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री तीनों ही शामिल होंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 108 है उसके तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य जब गतिरोध की स्थिति होगी उस टाइम पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। यानी कि आर्टिकल 108 के तहत जो राष्ट्रपति है ये लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। अनुच्छेद 118(4) की बात करें तो इसके तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। सो यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपको याद रखने। पहली बात, आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है और उस बैठक की जो अध्यक्षता करेगा ये लोकसभा अध्यक्ष करेगा और ये चीज़ गिवन किस में है? आर्टिकल 1184 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर पॉइंट है इसमें बात करी जा रही है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79। इसके तहत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है तथा वह संविधान के अनुच्छेद 123 इसके तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि जो ऑर्डिनेंस जारी करने की राष्ट्रपति की पावर है ये किसके अंदर गिवन करी गई है? आर्टिकल 123 के तहत। और वहीं आर्टिकल 79 में ये बात बोली गई है कि राष्ट्रपति जो है ये संसद का एक अभिन्न अंग है और प्रत्येक वर्ष जो है दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होगी उसको वो संबोधित करेगा। अच्छा, यहाँ पर अध्यादेश जारी कर सकता है परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह इन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो कब कौन से उसका प्रयोग किया गया वीटो का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अत्यंतिक वीटो मंत्रिमंडल की इच्छाधीन होता है जबकि पॉकेट वीटो जो होता है वो स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा। आगे बात करें वर्ष 1986, इसमें भारत के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह इन्होंने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन अधिनियम के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था, जो अभी हमने बात करी पॉकेट वीटो। उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय के लिए रख ले और मतलब उसको लंबित छोड़ दे, अर्थात वह इस पर सहमति नहीं देता कि और ना ही जो है उस पर पुनर्विचार के लिए उसको लौटाता है, ना तो सहमति देता है ना ही लौटाता है, तो इसे जो है संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा गया है। इसके बाद आर्टिकल 123 की बात करें तो ऑर्डिनेंस पास करने की जो शक्तियां हैं वो उसके बारे में बताया गया है इस अनुच्छेद में। इसके बाद आर्टिकल 280(1) की बात करें सो आर्टिकल 280(1) इसके अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 239 का 5 इसके तहत संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री हैं इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सो ये आर्टिकल जो है 239 का 5 इसके तहत जो यूनियन टेरिटरी है उसके जो मुख्यमंत्री हैं उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 280(1) के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरे मंत्री हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो रह सकता है। ठीक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अब ये तो योजना आयोग रिप्लेस हो गया है नीति आयोग से, तो कोई बात इसकी है ही नहीं। आगे बात करें, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। सो यहाँ पर ये तीनों ही आर्टिकल याद रखने। आर्टिकल 76 इसके तहत जो है इसमें दिया गया है महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और 155 के अनुसार राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति करता है। आगे बात करें संविधान के अनुच्छेद 160 इसके अनुसार राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। वहीं आर्टिकल 164(1) की बात करें तो इसके अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है।
इसके बाद आगे बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 ये राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है इससे परामर्श लेने का जो प्रावधान है, मतलब राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, ये चीज़ दे रखी है आर्टिकल 143 में। संसद के सदनों को संदेश भेजना ये अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 इसमें क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति को दी गई है। अनुच्छेद 123 अभी हमने देखा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। अनुच्छेद 143 में जो सुप्रीम कोर्ट है इससे परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद आगे बात करते हैं आर्टिकल 124 के खंड 4 की। उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक वह कदाचार, मतलब जो कदाचार है उसका वो साबित ना हो जाए, या फिर वो असमर्थ है अपने पद के जो कर्तव्य हैं उसको निर्वाह करने के लिए। अब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती तब तक उसको हटाया नहीं जा सकता। और ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन ये राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति जो है उसे हटाने का आदेश तब तक नहीं दे सकता जब तक कि ये जो है संसद की तरफ से उसका प्रस्ताव ना जाए। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार औपचारिक और विधिक तथा संवैधानिक और नाम मात्र हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, संघ वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 281, 251 ए तथा 338(6) के तहत संसद के पटल पर रखा जाता है या रखवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी पॉइंट की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से थे। इसी क्रम में कल हम कुछ और पॉइंट देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।